क्या ईरान में सत्ता बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है? एक तरफ सैन्य ऑपरेशन, दूसरी तरफ जनता से सीधी अपील। नेतन्याहू ने ईरानियों से ऐसा क्या कहा जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है? नमस्कार दोस्तों, मिडल ईस्ट एक बार फिर से उबाल पर है। इसराइल और अमेरिका के साथ कथित ऑपरेशन माउंट सिनाई के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे ईरान की जनता को संबोधित किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर ईरान के भविष्य की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? नेतन्याहू ने अपने संदेश में ईरानियों से कहा कि ईरान की असली ताकत क्या है, उसकी जनता है और बदलाव से बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। इजराइल के ईरान पर अमेरिका के साथ एक बड़ा हमला हुआ और उसके साथ ही तेहरान के परमाणु खतरे को समाप्त करने की मांग की गई है और ईरान की जनता से स्वतंत्रता का वादा किया गया है। अब देखना यह है, अब इस अपील का लोगों पर, जनता पर क्या असर पड़ता है। अब देखिए, इसमें जो 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्यवाही शुरू की थी। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन माउंट सिनाई। इसके अलावा लेकिन मुख्य रूप से माउंट सिनाई का ही इस्तेमाल इसको किया जा रहा है, या फिर इसमें ऑपरेशन लायंस रोअर भी इसका नाम बताया जा रहा है। ये एक तरह से इसराइल और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से ईरान के परमाणु ठिकानों को और ईरान के जो सबसे सर्वोच्च नेता हैं उनको खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से रोकना और नष्ट करना। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिकन सरकार, जिसे इसराइल और अमेरिका आतंकवादी हथियारा शासन कहते हैं, उसके द्वारा पैदा किए गए खतरे को खत्म करना। ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना, क्योंकि नेतन्याहू का दावा है कि इसराइल अमेरिका पूरी मानवता के लिए खतरा है। अब देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विदेशी नेता ने ईरान की जनता से इतना खुलकर सत्ता परिवर्तन को लेकर बात कही है। अब सवाल इसमें उठते हैं, क्या ईरान के भीतर लगातार असंतोष बढ़ेगा? क्या ये बयान आंदोलन को हवा दे सकता है या फिर मिडल ईस्ट एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है? यहाँ पर अगर हम देखें हमले, तो इसराइल और अमेरिका की सेना ने ईरान के कई उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमले किए, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियर साइट्स जो है उन पर अटैक किए गए थे। तेहरान में भी काफी विस्फोट हुए। इसके अलावा लक्ष्य क्या था कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकाने, बसेस, फोर्सेस, परमाणु सुविधा, सैन्य अड्डे, सरकारी इमारतें, खुफिया साइट्स, कुछ रिपोर्टों में परमाणु वैज्ञानिक अधिकारियों को भी निशाना बनाया गया था और इसमें डायरेक्टली निशाना था आयतुल्ला अली खामेनेई। क्योंकि इसराइल और अमेरिका चाहते हैं कि उनमें जो वहां पर उस समय पर अली खामेनेई की सरकार है उसको गिरा दिया जाए। इसके अलावा अमेरिका की भूमिका क्या रही? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन में शामिल है। हमले इसराइल के साथ ही समन्वित थे। इसके अलावा ईरान की प्रतिक्रिया क्या? ईरान ने तुरंत जवाबी मिसाइलें हमले शुरू कर दिए थे। इसराइल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किए गए थे। दोनों पक्षों ने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, यानी कि उनकी जो एयर रूट है वो बंद कर दी गए, जिससे मध्य पूर्व में उड़ानें भी काफी प्रभावित हुई हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट पूरा जो है अब युद्ध की कगार पर आ चुका है। वहां पर जो है कंट्रीज में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए, नेतन्याहू लोगों से क्या कहता है कि ऑपरेशन शुरू होने के तुरंत बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश भेजा और ईरानी लोगों के लिए जारी किया। इसराइल और अमेरिका ईरानी लोगों के दुश्मन नहीं है, उनका ये कहना था। वे अत्याचार की जंजीरों से मुक्ति दिला रहे हैं। उनका कहना है कि वो ईरान के लोगों को अब जो है आजादी दिला रहे हैं। अगर आजादी आप दिला रहे हैं तो इतने साल जो ईरान की जनता वहां पर खुशी खुशी अपनी लाइफ में रह, मतलब अपनी कंट्री में रह रही थी, तो वो क्या था? इट मीन्स कि वो आजाद नहीं थे उस समय पर। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं। ईरान के विभिन्न समुदाय, जिसमें फारसी, कुर्द, अजरबैजानी, आजेरी जिसको बोलते हैं, बलूच, अहवाजी, उन्होंने उनसे कहा कि वे उठे, शासन को उखाड़ फेंके। यानी कि उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि अब वहां की जनता जो है वो अली खामनेई के शासन को खत्म कर सकती है। नए स्वतंत्र शांतिपूर्ण ईरान की स्थापना में मदद करें, तो ये उनकी अपील है। भविष्य में एक स्वतंत्र ईरान के साथ इजरायली शांति प्रगति सहयोग कर सकता है। ट्रंप ने भी लोगों से कहा कि वे अपनी सरकार पर कब्जा कर सकते हैं। यानी कि अब लोगों को भड़काया जा रहा है अपनी ही सरकार के खिलाफ। ईरानियों से अपील की, आप यहाँ पर पूरी उनकी जो वर्डिंग है देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक साझा दुश्मन है खूनी आयतुल्ला, यानी कि आयतुल्ला को अब उन्होंने खूनी करार दिया है, जिन्होंने क्रांतिकारी गार्ड और बसिस की 10 दमनकारी ताकतों के माध्यम से
आप लोगों पर कब्जा किया है, तो लोगों का एक तरह से माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है उन्हीं कंट्री के लोगों के खिलाफ कि वो जो है आंदोलन शुरू करे और वहां की सरकार को गिरा दे, ताकि ईरान पर इसराइल और अमेरिका का अटैक करना और भी आसान हो जाए, उन पर जो कब्जा करना आसान है। इसमें अगर हम मकसद की बात करें, आधिकारिक ऑफिशियली मकसद क्या बताया जा रहा है, ईरान के परमाणु हथियार को रोकना, मिसाइल और क्षेत्रीय खतरों को कम करना, क्योंकि ईरान एक ऐसा इकलौती कंट्री है जिसके पास मिसाइलें बहुत ज्यादा, मतलब मिसाइल की क्षमता बहुत ज्यादा है और वो बहुत एडवांस्ड मिसाइलें जो है वो तैयार करता है। ईरान ऐसी कंट्री है, तो ऐसे में अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो इसराइल और यूएसए दोनों के लिए ही खतरा होगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, उसके द्वारा समर्थित मिलिशिया जैसे हिजबुल्ला, हमास, इन सभी को रोकना ताकि इसराइल की सीमा पर हमले ना हो। अब देखिए ऐसे में एक ये भी सवाल उठता है कि अगर इसराइल किसी कंट्री पर अटैक करता है तो वो बिल्कुल ही सही है, वो जेन्युइन है। अगर कोई और कंट्री इसराइल पर अटैक करती है तो वो सही नहीं है। तो भैया ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये साफ साफ दिखाई देता है कि ग्लोबल जो इस समय पर ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है उसमें सिर्फ 2-3 कंट्रीज ही आगे रहना चाहती हैं। इसके अलावा ईरानी लोगों की मदद करने की बात कही जा रही है कि वो वहां के जो शासन है वो आतंकवादी है, उनको खत्म करना चाहते हैं और इसराइल लोगों को जो है, ईरान के लोगों को मुक्ति देना चाहते हैं। वही इसराइल से एक बात कहनी बनती है कि अगर आप सच में मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो आप गाजा के लोगों को जरूर आजाद करें पहले, जो वहां पर ऐसी सिचुएशन में जूझ रहे हैं। वहां पर पता नहीं आजादी के नाम पर लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, तो वहां पर भी इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनको उधर भी ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम देखें क्षेत्रीय हैगेमोनी हासिल करना, यानी कि इसराइल मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को कम करना चाहता है। ईरान को कमजोर करके इसराइल एक यूनिपोलर वेस्ट एशिया बनाना चाहता है, वहां पर अमेरिका के समर्थन से सुरक्षा खिलाड़ी बन सके। इससे ईरान के जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, हिजबुल्ला, यमन के हूती, उन सभी को खत्म करना आसान हो जाएगा, जो कि आतंकवादी प्रॉक्सी ग्रुप्स है। इसके अलावा रिजीम चेंज करने का कोशिश किया जा रहा है, आधिकारिक रूप से इसे इनकार किया जाता है, लेकिन कुछ रिपोर्टों में क्या कहा कि इसराइल ईरान में शासन परिवर्तन करना चाहता है ताकि पपेट रिजीम यानी कि कठपुतली सरकार को स्थापित किया जा सके। ये हमेशा ही एजेंडा रहा है अमेरिका का। आपने देखा ही होगा पहले भी बहुत सारे जो इराक, सीरिया, लीबिया में इन और वेनेजुएला में वहां की जो सरकार को गिराकर उन्होंने अपने पपेट को वहां पर स्थापित किया, तो बिल्कुल ऐसा ही एक यहाँ पर उनका एजेंडा नजर आता है। 2025 के हमलों की निरंतरता है, जहां पर ईरान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को पहले से ही हानि पहुंचाई गई थी। इसके अलावा गहरे मकसद अगर हम देखें तो वहां पर प्रभाव को हासिल करना चाहते हैं। अब देखिए इसमें और क्या आर्थिक और सैन्य लाभ भी मिल सकता है इसराइल और अमेरिका को। ईरान की मिसाइलें क्षमता को कम करके इसराइल अपनी क्षमता को मजबूत सुरक्षित रखना चाहता है। अमेरिका के साथ गठबंधन को मजबूत करना, हालांकि अमेरिका ने इसराइल को ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हिट करने की सलाह दी है, यानी कि अमेरिका ने यह कहा है कि ऑयल का कोई भी वहां पर जो ठिकाना है उसको अटैक ना किया जाए ताकि पूरे विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित ना हो पाए। इसके अलावा ये रिजीम चेंज पैटर्न क्यों लगता है? तो अब देखिए इराक में हमने देखा सद्दाम हुसैन को WMD के बहाने हटा दिया गया, यानी कि मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स के जरिए, यानी कि उनको आतंकवादी करार देकर उनको हटा दिया गया। वहां पर अस्थिरता, ISIS का उदय, ये सब उनके एक्सक्यूज दिए गए। इसके अलावा लीबिया में गद्दाफी को नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर हटाया गया। गृह युद्ध, अराजकता बहुत ज्यादा फैल रही थी। सीरिया में असद के खिलाफ विद्रोह समर्थन किया गया था, लंबा युद्ध हुआ, लाखें मौतें हुई। इसके अलावा वेनेजुएला में मदुरो पर जो वहां के मादुरे थे, वहां के जो राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति की घोषणा कर दी गई। इसके अलावा आर्थिक संकट, लेकिन शासन बरकरार रहा। इसके अलावा अब ईरान की बारी आती है। 2025 की 12 दिन की जंग हुई थी इसराइल और ईरान के बीच। इसे पहले से ही कमजोर किया गया था, अब बड़ा हमला हुआ। इसमें रिजीम चेंज का खुला लक्ष्य नजर आता है। कुछ लोगों का कहना है कि परमाणु रोकना आधिकारिक ये बहाना है, यानी कि ये सिर्फ एक बहाना दिया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। असली उनका मकसद क्या है? ईरान की क्षेत्रीय ताकत जिसमें हिजबुल्ला, हूती, हमास, इन सभी को खत्म करना,
और मध्य पूर्व में इजराइल अमेरिका के प्रभुत्व को स्थापित करना, या कि वो अपनी मर्जी से कोई भी कठपुतली शासक को वहां पर बिठा सके और अपने अकॉर्डिंग उन कंट्रीज में भी शासन चला सके, अपने अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट चला सके। अब देखिए इसमें आगे क्या हो सकता है। अगर रिजीम गिरता है तो ईरान में अराजकता, गृह युद्ध या फिर नया पश्चिम समर्थित शासन भी आ सकता है, जो कि बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करेगा। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे बदलाव अक्सर और बदतर स्थिति लाते हैं। ईरान मजबूत जवाब दे सकता है, प्रॉक्सी हमले, तेल की कीमतें आसमान छू सकते हैं, क्षेत्रीय युद्ध फैल सकता है। भारत जैसे देशों पर असर होगा, ईरान से तेल आयात हमारा प्रभावित होगा, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट हमारा जो है वो खतरे में है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दूसरी बड़ी ग्लोबल लीडर्स की, चीन और रशिया जैसी कंट्रीज जो है वो ईरान को सपोर्ट दे सकती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, पूरे विश्व में युद्ध छिड़ने की संभावना है। अब ईरान का भविष्य किसके हाथ में है, सत्ता के हाथ में या फिर जनता के? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर करिए, जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।